हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, आज की कक्षा 7वीं और 7वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो आज का पाठ है वह है आपकी पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 7 मोशन फोर्स एंड वर्क पार्ट 2 अर्थात गति, बल और कार्य भाग दूसरा। और इस भाग में आज हम देखेंगे त्वरण और बल। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने बच्चों इसके पहले जो चर्चा की वह थी दूरी, डिस्टेंस, दो स्थानों के बीच का अंतर, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यह भी दो स्थानों के बीच का अंतर, लेकिन न्यूनतम अंतर एक ही दिशा में सीधी दूरी, इसको कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और फिर उसके बाद हमने देखा चाल, स्पीड और वेग, वेलोसिटी। और उसमें हमने कुछ उदाहरण देखकर समझा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, दूरी और विस्थापन। जैसे कि हमने देखा A से B की दूरी अर्थात प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी, जिस मार्ग से यह गया A से B। मान लीजिए 50 किलोमीटर यह गया अंतर है, तो 50 किलोमीटर की दूरी है A से B की। लेकिन वास्तव में जो A से B स्थान है, सीधे देखने पर वह जो अंतर है वह बहुत ही कम है, 3 किलोमीटर का ही अंतर है। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। मतलब प्रत्यक्ष सीधी दिशा में 3 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन अलग अलग दिशा से मुड़ते घूमते वह 50 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। तो इसी दूरी और इसी विस्थापन को लेकर एक राशि बनती है चाल। तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात तय की गई दूरी और समय का अनुपात। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में। तो चाल की इकाई मीटर बटे सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या है? वेग भी वही है, लेकिन वह दूरी नहीं, वह विस्थापन से संबंधित है। तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन को हम वेग या वेलोसिटी कहते हैं। तो वेग भी दूरी बटे समय अर्थात विस्थापन बटे समय ही होगा, और विस्थापन की इकाई भी मीटर है दूरी की तरह, और समय की इकाई सेकंड है। तो इसका मतलब वेग की जो इकाई है वह भी मीटर बटे सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड। तो चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड, उसी प्रकार वेग की इकाई भी मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों की इकाई सेम है, एक में दूरी है, एक में विस्थापन है। जिसमें दूरी है वह अदिश राशि है,
जिसमें विस्थापन है वो सदिश राशि है। और हमने चाल और वेग में इसी प्रकार अंतर समझा था। दोनों में दूरी और समय का अंतर है, लेकिन दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। तो दूरी और समय का जो अनुपात वह दोनों में अलग अलग हो जाता है, क्योंकि एक सदिश है एक अदिश है। तो चाल तथा वेग दोनों की इकाई एमकेएस में हमने देखा मीटर प्रति सेकंड ही है। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी अदिश है, और वेग एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन सदिश है। तो हमने समझा दूरी अदिश है, उसकी इकाई मीटर है। विस्थापन सदिश राशि है, उसकी इकाई भी मीटर है। चाल अदिश राशि है, इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड है। और वेग सदिश राशि है, इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड है। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे? हमने वेग देख लिया, आज हम देखेंगे त्वरण, एक्सीलरेशन। बल और त्वरण, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। बल, विस्थापन और कार्य का संबंध, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क का संबंध, ये हमारी चर्चा का विषय है, जिसमें हम त्वरण और बल और त्वरण का संबंध आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण जो देखा था, उसी उदाहरण को आज चर्चा करेंगे, लेकिन अलग घटक को, अलग राशि को ध्यान में रखकर। मान लीजिए ये एक सड़क है, इस पर 4 स्थान है A, B, C, D, और एक गतिशील कार पिंड यहाँ पर आती है। A से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह आती है। फिर उसकी जो वेलोसिटी है या वेग है वह बढ़ता है। फिर से देखिए, एक समान वेग से आ रही है। ए से उसकी जो गति वेग है वो बढ़ गया, फिर बढ़ गया और बढ़ गया। तो ए से बी तक वह एक ही समान वेग से आया 42 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी से सी वह उसकी जो वेग है उसने बढ़ा दिया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बी से सी वह 10 मिनट में पहुंच गया। और फिर सी से डी, इस कार का जो वेग है वो 114 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और बढ़ गया, तो वह सी से डी 15 सेकंड में पहुंचा। तो बी स्थान पर वेग कितना था? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी स्थान पर वेग कितना था? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए बच्चों, बी पर वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, वेलोसिटी से आया, सीधी दिशा में आया, और फिर बी से उसने अपनी जो गति है उसको, वेग है उसको बढ़ा दिया और सी पर पहुंचा। तो उस समय उसका वेग 78 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो बी और सी के बीच में हम एक राशि को ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बी पर उस कार का वेग था 42 किलोमीटर प्रति घंटा और सी पर उसका वेग था 78 किलोमीटर प्रति घंटा। बी और सी स्थान का नाम है। तो बी से सी तक वेग में परिवर्तन हो गया है ना। एक 78 हुआ है बाद में, पहले 42 था। तो कितना परिवर्तन हुआ? तो 78 में से 42 कम कर देंगे तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यह वेग में परिवर्तन आ गया। ये गाड़ी का वेग नहीं है, परिवर्तन है। शुरू में कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, इतने का अंतर हो गया। तो और बी से सी तक जाने का समय कितना लगा? 10 सेकंड लगा। वो 10 मिनट ऊपर लिखा था, वो गलत है। 10 सेकंड ही लगा उसको बी से सी जाने में, और 36 किलोमीटर का अंतर जो था वेग पहुंचने में 10 सेकंड लगा। तो वेग में हुआ परिवर्तन और उस परिवर्तन में कितना समय लगा वो हम अनुपात के रूप में निकालते हैं। तो क्या मिलता है?
तो वेग में परिवर्तन हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात उसको मीटर में बदल देंगे तो 36,000 हो जाएगा। 36,000 मीटर प्रति घंटा मतलब बटे 60 मिनट, अर्थात 60 गुणे 60 सेकंड, तो हो गया 3600 सेकंड। ये हो गई वेग में परिवर्तन। और लगा समय 10 सेकंड लगा है, तो बटे 10 सेकंड, तो 3600 पहले से ही है, इसलिए गुणे 10 कर दिया हमने। इसको जब सरल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सभी जीरो कट जाएंगे, 36 से 36 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 मीटर, ऊपर ही मीटर है और नीचे क्या है? 3600 सेकंड और 10 सेकंड, यानी सेकंड गुणे सेकंड, तो सेकंड का वर्ग। 1 मीटर बटे सेकंड का वर्ग। यहाँ पर एक राशि मिलती है हमको, वेग में हुआ परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसी राशि को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो त्वरण क्या है? वेग में हुआ परिवर्तन की दर, यानी किसी समय में वेग में कितना बदलाव आ गया, वह त्वरण कहलाता है। तो त्वरण हमने देखा 1 बटा सेकंड गुणे सेकंड था, अर्थात सेकंड स्क्वायर, इस उदाहरण में जो कि पिछला था। तो उसकी इकाई क्या है? दिखाई दे रहा है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, यह है त्वरण की इकाई। और मीटर प्रति सेकंड क्या है? वेग की इकाई। और मीटर प्रति सेकंड का वर्ग जो है वो त्वरण की इकाई है। अब त्वरण सदिश राशि है, क्योंकि वहाँ पर वेग है, विस्थापन है, इसलिए यह भी सदिश राशि है। उसकी इकाई मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, अब प्रति वर्ग सेकंड है। यहाँ पर लिखा मीटर प्रति सेकंड नहीं है, ये गलत है बच्चों, ध्यान रखिए। मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हर एक ग्रीन बॉक्स में लिखा है, यह त्वरण की इकाई है। वो मिस्टेक हो गया है वहाँ पर। चलिए, अब त्वरण का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन, है ना? यानी पहले वेग कुछ और, बाद में वेग कुछ और। अब एक उदाहरण पर ध्यान देते हैं। यह एक गाड़ी खड़ी है, मतलब विराम अवस्था में है, उसका वेग 0 है। उस पर उसको गतिशील करना है, मतलब उसको हिलाना है, आगे बढ़ाना है। तो अब देखिए आगे बढ़ने लगी। तो ये वेग में जो परिवर्तन आया या वस्तु जो गतिशील हुई, किसके कारण हुई? बाहर से कोई उसे बल लगाया, कोई पिंड ऐसा, कोई राशि या घटक ऐसा कार्य कर रहा है जिसके कारण बस ने गति पाई। तो स्थिर पिंड पर अगर बल लगाया जाता है तो वह गतिशील हो जाता है, ये हमने देखा। और अगर हम बल बढ़ा देंगे तो गतिशील पिंड की गति और बढ़ जाएगी। तो बल लगाने के कारण गाड़ी सरकती है, तो गति भी वेग के कारण होता है, और गति में परिवर्तन भी बल के कारण होता है। तो गति बल के कारण, बल लगाने से गतिशील हुआ पिंड, और त्वरण भी यानी गति में जो परिवर्तन है, वेग में जो परिवर्तन है, वह भी बल के कारण ही होता है। इस तरह गति और बल का संबंध है। पिंड को गतिशील करना है तो बल लगाना है। पिंड अगर गतिशील हो गई है, होती है, तो उसे रोकने के लिए भी बल लगाना होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये गाड़ी उसका वेग बढ़ गया,
और बढ़ गया और बढ़ गया। तो वेग में जो परिवर्तन हुआ वह भी बल के कारण ही हुआ। गाड़ी के अंदर मशीन है, इंजन है, वह जब बल लगाता है, एक्सीलेटर दबाते ही वह इंजन ज़्यादा बल लगाता है और गाड़ी का वेग है वो बढ़ जाता है। तो बल लगाने के कारण गाड़ी के वेग में परिवर्तन भी होता है। बल लगाने के कारण गाड़ी की गति भी बदलती है, गतिशील हो जाती है। स्थिर पिंड तो बल लगाने के कारण गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है। जब कहेंगे त्वरण, त्वरण का मतलब होता है गाड़ी गतिशील है, उसकी गति को और अधिक गतिशील तेज कर दिया या धीमा कर दिया, तो वह है त्वरण। तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, या यूं कहें त्वरण उत्पन्न करने वाली अंतरक्रिया को बल कहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कौन सी बात है? ये एक कैरम बोर्ड है और आपने कैरम बोर्ड देखा है, आपने कैरम बोर्ड पर खेला भी है। क्या बात इसमें ध्यान देने वाली होती है? हम खेल नहीं खेलेंगे, हम विज्ञान देखेंगे। एक कैरम बोर्ड होता है, उसके चारों कोने में खांचे बने होते हैं, उसमें वो गोटियां जाकर इकट्ठा होती हैं। एक स्ट्राइकर होता है जो कि गोटियों को ढकेलने का काम करता है। कैरम पर गोटियां होती हैं, तो जब स्ट्राइकर गोटी को प्रहार करता है तो क्या होता है, क्या आपको याद है? ओह, क्या हुआ देखा आपने? फिर से देखिए। थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं इसको। गोटी को स्ट्राइकर लगते ही गोटी सरकती है और बहुत देर तक यहाँ वहाँ सरकती है, दिशा बदलते हुए एक किसी निश्चित जगह पे जाकर वह रुक जाती है। तो आखिर गोटी इतनी देर तक क्यों सरकती रही? तो कैरम की गोटी और कैरम के बीच में बच्चों घर्षण बल जितना ज़्यादा होगा, गोटी उतना कम सरकेगी। इसलिए हम सरकाने के लिए क्या करते हैं, कैरम बोर्ड और गोटी के बीच के घर्षण बल को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? उस पर बोरिक पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने से क्या होता है, बल जो होता है घर्षण बल कम हो जाता है और फिसलन बढ़ जाता है और गोटी बहुत देर तक सरकती रहती है, गतिशील रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोटी जो है पहले तो स्थिर रहना चाहती है, उसको हिलना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है फिर एक बार वो चल पड़ा तो वो चलना ही चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। लेकिन घर्षण बल धीरे 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 उसे क्या करता है, रोकता है और जाके वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। जैसे कि यह एक गोला है, वो तो पहले हिलना ही नहीं चाहता है, स्थिर रहना चाहता है, लेकिन उसको अगर हमने गति प्रदान कर दी बल लगाकर, तो वह फिर गोला क्या करता है, जगह बदलता है, गतिशील होता है और बाद में वो गतिशील रहना चाहता है, फिर वो रुकना नहीं चाहता है। अब उसको रुकना नहीं है। तो ये कुछ पिंडों का गुणधर्म है, वो तो पहले हिलना ही नहीं चाहता है और हिलता है तो रुकना नहीं चाहता है। तो यदि पिंड पर कोई बाह्य बल न लगे, जैसे कि कैरम में घर्षण बल था, बाहर हवा रोकती है, गुरुत्वाकर्षण बल रोकता है, अगर ऐसा कोई बल किसी को न रोके न लगे तो जो पिंड स्थिर है वो कभी हिलेगा ही नहीं और जो पिंड गतिशील है वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो गतिशील पिंड गतिशील रहना चाहता है और रुका हुआ पिंड हमेशा रुका हुआ रहना चाहता है। इसे कहते हैं जड़त्व, यानी वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। अगर बल
न लगे तो। और यह बात किसने बताई पता है आपको? यह बात न्यूटन ने बताई हमको। उन्होंने गति का एक नियम बनाया, इसलिए इसे कहा गया न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम। तो हमने देखा बल और त्वरण में संबंध है। बल के कारण त्वरण होता है किसी भी पिंड में। तो बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अभी हमने बताया ना, इसलिए उन्होंने जो नियम बनाया गति संबंधी, वह पहला नियम कि किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब त्वरण उत्पन्न ही नहीं होता है, वेग बदलता ही नहीं है, जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और गतिशील है तो वह एक समान वेग और दिशा में अविरत गतिशील ही रहना चाहता है, वो रुकना ही नहीं चाहता। चलिए अब हम चलते हैं इन सब बातों को समझकर आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 50 पर एक प्रश्न है, जरा देखते हैं वह प्रश्न। अब आप आसानी से कर लोगे, केवल प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका उत्तर आप तुरंत दे पाओगे। प्रश्न क्या कहता है कि तार पर बैठा हुआ पक्षी एक चक्कर लगाकर पुनः अपने बैठने के स्थान पर आ जाता है। एक पक्षी है जो इस तरह खंबे तार पर बैठा है, बाद में उड़ता है और घूमता है और आके वहीं पर फिर से बैठ जाता है। तो उसके द्वारा चक्कर के लिए तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में स्पष्टीकरण दो। तो आप क्या कहेंगे कि उसके चक्कर लगाकर दूरी कितनी तय की या कितना विस्थापन हुआ? तो चलिए उसको हम देखते हैं कि दूरी कितनी होती है, विस्थापन क्या होता है। हमें केवल स्पष्टीकरण देना है, मान नहीं बताना है। तो ये खंबे हैं, जैसा कि हम देखते हैं खंभों पर मोटे मोटे तार लगे हुए हैं। अब इस पर एक पक्षी आकर बैठता है किसी स्थान पर, ये स्थान है ए, यहाँ पर आकर वो बैठा। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वहाँ से उड़ता है। और फिर से उसी स्थान पर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से इस दिशा से घूमते उड़ते उड़ते वह अपने स्थान पर फिर से आ गया। तो अब मुझे बताओ, क्या इस कौवे ने कोई विस्थापन किया? तो विस्थापन शून्य, क्योंकि जहाँ था वहीं पहुँच गया, अंतर उन दोनों स्थान के बीच में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है? तो कौवे ने दूरी तो तय की, लेकिन उसके द्वारा जो विस्थापन हुआ वह कितना है? वह शून्य ही है। यह हम स्पष्टीकरण देंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।